हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू आरंभ। और आज के इस सेशन से हम शुरुआत करेंगे अपने हिस्ट्री की जर्नी को। और इसकी शुरुआत हम क्लास 6 के पहले चैप्टर की ओर करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड, पहले जान लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्यों, क्या मिलेगा पढ़ के। अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलके क्या होगा, तो हम अच्छा खाना खा पाएंगे, हम अच्छा पहन पाएंगे और हम अच्छे जगह अच्छे मकान में रह पाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ हम ही लोग सोच रहे हैं। हम हजारों सालों से हमने देखा है कि लोग इसी तरह की बेसिक नेसेसिटी के बारे में सोचते आ रहे हैं। और क्यों ना सोचे, इसी के ऊपर तो हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। तो एनसीईआरटी की इस चैप्टर से जो हमें एनसीईआरटी बताना चाहता है वो ये कि जब अर्ली ह्यूमंस हुए थे तो उन्होंने अपने खाने की व्यवस्था, अपने पहनने की व्यवस्था और अपने रहने की व्यवस्था कैसे की होगी, उनकी जीवन शैली कैसे रही होगी, और अपने खाने, रहने और पहनने के लिए उन्होंने कौन से ऐसे काम किए होंगे। तो इसी के बारे में हम आज की सेशन में देखेंगे। अब देखिए, फूड के बारे में हम देखेंगे, क्लोथ्स के बारे में हम देखेंगे, हाउसेस के बारे में देखेंगे, और इसी तरीके से हम देखेंगे कि उस टाइम पे लोगों का प्रोफेशन क्या था। हंटर, हर्डर, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट्स, ऐसे ही हम सारे प्रोफेशन को देखेंगे और उनकी खाने की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था सबको देखेंगे। पर इस पूरे सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊं। और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है हजारों सालों पहले, जब अर्ली ह्यूमंस थे और जब उन्होंने इवोल्यूशन की शुरुआत की थी तो उन्होंने कैसे शुरुआत की होगी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो पत्थर को टकराते हैं, स्टोन से स्टोन को टकराते हैं, और इससे क्या होता है, वो वेपन बनाते हैं। ऑफ कोर्स स्टोन का यूज वो क्या किस लिए करते हैं, वेपन के लिए करते हैं। पर इस वेपन का यूज करके वो क्या करेंगे, तो इस वेपन का यूज करके वो करेंगे एनिमल्स को हंट करेंगे। ऑफ कोर्स एनिमल से ही वो क्या करेंगे, अपना उनके जो फ्लैश होगा उनको उसको वो खाएंगे, पत्थर से वेपन बनाएंगे और उस वेपन से एनिमल्स का हंट करेंगे। उसके बाद जो प्लांट होंगे उसके भी वो लोग रूट्स को, फ्रूट्स को और सीड्स को खाएंगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो एनिमल्स खाएंगे, वो प्लांट्स के रिसोर्सेज को भी खाएंगे। और इस तरीके से हमने देखा है कि उनका जो फूड हुआ करता था वो ये होता था। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि अगर एनिमल को हंट करते हैं तो हम उनको हंटर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो उनका प्रोफेशन क्या था, हंटर था। और उनका प्रोफेशन क्या था, वो प्लांट के रिसोर्सेज को भी गैदर करते थे, तो इसीलिए उनका प्रोफेशन गैदरर था। तो ये अर्ली ह्यूमंस की शुरुआत थी। इसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व होते हैं। और धीरे धीरे जब वो इवॉल्व होते हैं तो फिर एक दिन ऐसा आता है, जैसे सबके पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं। और उससे पहले भी अब देखिए, जैसे वो स्टोन का यूज वो वेपन की तरह कर रहे होते हैं। कैसे स्टोन को वेपन बनाते होंगे, तो एक स्टोन से दूसरे स्टोन को टकराते होंगे, उसको पॉलिश करते होंगे, तब जाके वो वेपन बनाते होंगे। तो उसी दौरान वो क्या कर रहे थे, फिर से स्टोन को स्टोन से टकरा रहे थे ताकि वो वेपन बना सके। पर इसी बीच में क्या होता है, इसी दो स्टोन के बीच में फायर, आग जो है कि चिंगारी निकलती है, और उसी आग से वो देखते हैं कि जंगली जानवर डर के भाग रहे हैं, और उसी आग से वो देखते हैं कि उन्हें गर्मी लगती है। तो इसीलिए उस आग को वो अपने आसपास जो है वो जला लेते थे, जिससे उनको गर्मी मिलती थी ठंड में, और जानवर भी उनके पास नहीं आ पाए। अब देखो क्या होता है, यहां पे एक जो अर्ली ह्यूमंस थे वो बैठे हुए थे, वो अपने बच्चे को खाना खिला रहे थे। तो खाना खिलाने में खाना वो क्या खिलाएंगे, एनिमल्स का फ्लैश खिलाएंगे। तो फ्लैश को बच्चे को खिलाते हैं, पर बच्चे होते हैं नटखट, बच्चे होते हैं शैतान। वो क्या करते हैं, उस फ्लैश को जोर से आग में फेंक देते हैं। फिर वो आग को क्या करते हैं, आग से अपने बच्चे को पनिश करने के लिए उस आग से जले हुए फ्लैश को वापस अपने बच्चे को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो देखते हैं, अरे इससे जो फ्लैश निकल के आया वो तो टेस्टी था। तो उनको लगा कि अच्छा, आग में अगर हम फ्लैश को डालेंगे तो हमें वो फूड अच्छा मिलेगा, टेस्टी बन जाएगा। तब से उन्होंने क्या किया, आग को उन्होंने टेम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने आग को वो टेम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद जब उन्होंने देखा कि जब वो प्लांट के रिसोर्सेज को, अब देखिए ये पोर्शन से ना, जब इस पोर्शन में ह्यूमन आ रहे थे तो हजारों सालों का गैप था, और उस हजारों सालों में जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होती है। और जो पहले हम आइस एज में जी रहे थे, अब थोड़ा बहुत गर्मी जो है सरफेस के ऊपर में आ गई थी, जिसकी वजह से जो प्लांट की सिविलाइजेशन थी, जो प्लांट्स क्रॉप्स थे, वो भी शुरू हो गए थे। अब देखिए, जब उन्होंने सीड्स को खाया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा कि कुछ सीड्स को ऐसे ही फेंक दिया होगा। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि अच्छा, उस सीड से जो है वो प्लांट का जन्म हो रहा है।
तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अब हमारे पास अब कितना जानवरों को मारे, सिर्फ नॉनवेज खा के तो हमारा गुजर बसर होगा नहीं। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि जो भी सीड्स है ना, उनको हम जैसे प्लांट्स उगे हैं, कैसे हमने सीड्स को ऐसे ही फेंक दिया था, उससे प्लांट उग गया था, तो हम क्या करते हैं पूरे बड़े से लैंड पे, जैसे अभी खेत बोलते हैं, तो बड़े से लैंड पे वो क्या करते हैं, सीड्स को बो देते हैं, जिसकी वजह से अब एक बात बताओ, आज उन्होंने इस खेत में सीड्स को बोया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज शाम को उन्होंने बोया और कल सुबह इसमें से फसल जो है वो उग जाएगा, नहीं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, वेट करना होगा, है ना। तो वेट करना होगा, तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि वेट 2 दिन करना होगा, 3 दिन करना होगा, नहीं, मतलब महीनों करना होगा। तो महीने में वो वेट कहां पे करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे अपने शेल्टर्स बनाए। उन्होंने बोला कि अकेले वेट नहीं करते हैं और लोगों के साथ वेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने वेट करना शुरू किया। अब देखो क्या होता है, यहां पे सिचुएशन होता है कि जब इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ रहना शुरू किया, क्योंकि यहां पे ये खेत में अब एक तरह से ये एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए थे, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर करना। अब देखिए, ये अगर वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ वेट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसी को हम विलेज बोल सकते हैं, कि जब कुछ दिनों के लिए इन्होंने सबके साथ में रहना शुरू किया होगा, तो ये विलेज का फॉर्म हो गया। क्यों, एग्रीकल्चर की वजह से इन्होंने। उसके बाद क्या किया होगा उन्होंने, कि अब देखा होगा कि यार जो ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर है ना, जिनको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम सो रहे हैं एंड कोई जंगली जानवर हम पे अटैक कर दे, तो हम तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वो क्या करते थे, वो सोचे कि ऐसे जानवर को लेके आते हैं जो हम अपने घर के बगल में रख देंगे, और अगर कोई जंगली जानवर आएगा तो हमें वो इत्तला कर देगा, हमें वो वार्न कर देगा। तो इसीलिए उन्होंने कुत्तों को पालना भी शुरू किया, और उसी वहीं से वो डॉग लवर बनना भी शुरू हो गए। तो इससे हम देखते हैं कि वो टेमिंग ऑफ एनिमल भी करते हैं, टेमिंग ऑफ एनिमल। अब देखिए, ये जो टर्म है एग्रीकल्चर और टेमिंग ऑफ एनिमल, इसी दो टर्म को मिला के कहते हैं डोमेस्टिकेशन। और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। तो आप सोचेंगे कि सिर्फ टेमिंग ऑफ एनिमल, लेकिन डोमेस्टिकेशन में आपका एग्रीकल्चर और टेमिंग ऑफ एनिमल भी आएगा। अब देखिए सिचुएशन क्या होता है, फिर से इवॉल्व होना शुरू होता है। अब वो सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर उन्होंने कर लिया, अब एग्रीकल्चर से उनके पास बहुत सारा क्रॉप्स हो गया। वो खुद तो खाते ही थे और सोचते थे कि बाकी के जो बचे हुए क्रॉप्स हैं इसका क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे अपने दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, दूसरे लोगों को दे देते हैं, जिसको जरूरत है वो भी खा लेगा, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं कि जमा करके रखे, नहीं। तो इसीलिए उन्होंने दूसरे आदमी को दे दिया। तो उस व्यक्ति ने सोचा होगा कि अगर मुझे ये फलाना क्रॉप दे रहा है तो हम इसको, इससे खुश होकर उसने दूसरा क्रॉप दे दिया। तो इससे क्या हो गया कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना शुरू हो गया। और ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना कैसे शुरू हो गया, किसी ने किसी को चावल दे दिया होगा, बदले में उससे दाल ले लिया होगा, ठीक है, उसके पास वैरायटी भी आ गई। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इंसानों को अच्छा लगने लगा, उसी को तो कहते हैं हम बार्टर सिस्टम, और इसी को तो हम कहते हैं कि यहीं से ट्रेड होना शुरू हो गया। और जब यहां से ट्रेड होना शुरू हो गया तो इनके पास रिसोर्सेज का जो है वो वेरिएशन बहुत ज्यादा होने लगा, और ये लोग, इनका जो कंडीशन है और ज्यादा बेटर हो गया। और फिर इसी ट्रेड से उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े स्टोर हाउसेस बनाए, जिसमें वो अपने क्रॉप्स को, अपने फसल को, अपनी रिसोर्सेज को रख सके। फिर उस स्टोर हाउसेस के अगल बगल में उन्होंने रहना शुरू किया होगा। पहले जो ये लोग मतलब गुफा में रह लेते थे, मिट्टी के घर में रह लेते थे, तो अब इनकी कंडीशन बेटर हुई, तो अब ब्रिक्स के मकान में रहने लगे। और वहीं पे उन्होंने बड़े बड़े ग्रेट बाथ बनाना शुरू कर दिया, रोड्स की स्ट्रक्चर को और अच्छा कर दिया। जिसपे वो पहले चलते थे उस पर वो ठीक से चल नहीं पाते थे, अब उस रोड को और अच्छा बनाया। तो इससे वो क्या हो गया कि पहले ये विलेज होते थे, और विलेज क्या होता है, जो अंडर डेवलप्ड इलाका होता है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं होती है, पर इन्होंने डेवलप करना शुरू किया। और तब यहां से क्या हो गया, इन सिटीज का यहां से निर्माण हो गया। और तब जब एक सिटी बना तो यहाँ के जो लीडर होंगे, कोई एक पावरफुल इंसान होगा जो लीडर होगा, उन्होंने सोचा कि अब और लैंड पे हम जो है वो बढ़ाते हैं, अपना जो टेरिटरी है वो और बढ़ाते हैं, हम और ट्रेड करते हैं। तब इसी सिटीज से बाद में बड़े बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। मतलब सोचिए कि यहां पे वो हंटर गैदर थे और यहां तक वो किंग बनना उन्होंने वो शुरू हो गया। और इसी एम्पायर से किंग से किंगडम बनना शुरू हो गया। और अब ये जो पूरा मैंने स्टोरी बताया है, क्यों बताया है स्टोरी, तो अब यही तो आपका पूरा क्लास है।
अब देखिए, ये जो हंटर गैदरर थे, ये जो आपके हंटर गैदरर थे, ये क्या थे? ये हंटर गैदरर, अब मैं आपको मैप दिखाता हूं। अब देखिए, अब आपको मजा आएगा। ये जो आप नर्मदा में देख रहे हैं, सॉरी ये नर्मदा नहीं है, ये जो आप नर्मदा रिवर देख रहे हैं, मां नर्मदे देख रहे हैं, इसी नर्मदा नदी के पास जो सबसे अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, वो क्या होते थे? वो हंटर गैदरर हुआ करते थे। वो हंटर गैदरर हुआ करते थे। जिस हंटर गैदरर की बात हमने यहां पे की है कि पहले अर्ली ह्यूमंस क्या होते थे? हंटर गैदरर होते थे। ये प्लांट्स के रिसोर्सेज को खाते थे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनको नॉलेज ऑफ प्लांट्स था। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताइए। बिल्कुल कह सकते हैं कि इनको नॉलेज ऑफ प्लांट्स था। ओके, नॉलेज ऑफ प्लांट्स था। फिर हमने क्या देखा कि ये हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो हम इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। तो इन्होंने एग्रीकल्चर करना क्या कहां शुरू कर दिया? तो ये सुलेमान और किरथार रेंजेस में। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो पहला टॉपिक आएगा आपका वो यही कि वेयर जो पीपल है वो रहते कहां थे। तो हम इसी पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्टोरी से आपको पूरा मैंने स्टोरी बता दिया, और अब इसी स्टोरी से हम जो पहला टॉपिक है उसकी बात करेंगे। अब देखिए, तो ये पहला कहां रहते थे वो लोग? नर्मदा रिवर के पास रहते थे। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, इसको मैं यहां पे ठीक से लिख देता हूं कि ये कहां रहना शुरू किया है इन्होंने? नर्मदा नदी के पास। ठीक है। दूसरा कहां है? दूसरा कहां है? तो उसके बाद उन्होंने सुलेमान और किरथार रेंजेस में रहना शुरू किया। सुलेमान एंड किरथार रेंजेस में। तो ये जो सुलेमान और किरथार रेंजेस में उन्होंने रहना शुरू किया, तो पहले ये क्या थे? हंटर गैदर थे। और यहां पे उन्होंने क्या किया? यहां पे उन्होंने ग्रोइंग क्रॉप्स, यहां पे उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। पहले वो प्लांट को सिर्फ खाते थे, उनका नॉलेज था, अब उन्होंने प्लांट्स को उगाना भी शुरू कर दिया। हमने देखा है यहां पे, देखिए अगेन, कि हंटर गैदर से वो कैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं, और इसी एग्रीकल्चर की शुरुआत वो यहां सुलेमान और किरथार रेंजेस में करते हैं। तो वो उन्होंने कौन से क्रॉप्स उगाए होंगे? उन्होंने उगाए वीट, उन्होंने उगाए वीट और बार्ले। तो क्या सिर्फ किरथार रेंजेस में ही होता था? नहीं, ये जो आप देख रहे हैं विंध्यास और ये गारो हिल्स, ये विंध्यास और गारो हिल्स में भी एग्रीकल्चर के सबूत मिले हैं। यहां भी एग्रीकल्चर होता था, पर यहां पे लोग वीट और बार्ले उगाते थे, यहां पे ये लोग राइस उगाना इन्होंने शुरू कर दिया। समझ में आया? राइस इन्होंने यहां पे उगाना शुरू कर दिया। राइटिंग पे मत जाना भाई, यहां पे थोड़ा ओके। अब देखो यहां पे क्या होता है। सबसे पहले हंटर गैदर, फिर एग्रीकल्चर, यहां भी एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या हो गया? तो अब आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि यहां पे हंटर गैदर से एग्रीकल्चर था, फिर एग्रीकल्चर से क्या हुआ था? तो सिटीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो सिटीज हमें कहां मिलेगा? हमें मिलेगा यहां इंडस नदी के किनारे। और तभी हम इंडस नदी के किनारे हमने क्या करना शुरू कर दिया? हमने सिटीज में रहना शुरू कर दिया। और फिर उस सिटीज से क्या हुआ? उस सिटीज से बना हमारा एम्पायर। और इस एम्पायर पे हमने क्या किया? ये एम्पायर कहां बना? ये गंगा रिवर के पास बना। और इस गंगा रिवर पे क्या बना? एम्पायर। जैसे कौन से एम्पायर? तो मगध एम्पायर, द माइटी मगध एम्पायर। अब देखिए, ये जो हुआ था, ये इसका टाइम क्या है? तो अब यहां पे देखिए, जो 8000 ईयर्स अगो ये नर्मदा कब हुआ था? ये बहुत अर्ली ह्यूमंस की बात थी। उसके बाद यहां पे ये जो आप देखते हैं सुलेमान एंड किरथार रेंजेस, ये 8000 साल पहले की बात है। उसके बाद इंडस नदी आता है। इंडस नदी जो है वो आपका 4700 ईयर्स अगो की बात है। 4700 ईयर्स अगो की बात है। और ये जो आपका यहां पे जो गंगा जी वाला था प्लेन, यहां पे जहां पे एम्पायर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, तो ये 2700 ईयर्स अगो की बातें हैं। ये आपका पूरा सिनेरियो, पूरा टाइमलाइन था। अब देखिए, पूरा पहला चैप्टर जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखिए, अब शुरू होता है कि व्हाई डिड पीपल ट्रैवल। ये जो हमने देखा कि जो नर्मदा नदी से लोग सुलेमान किरथार रेंजेस मूव किए होंगे, या फिर वहां से वो इंडस आए होंगे, फिर इंडस से गंगा जी आए होंगे। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, वो ये मूवमेंट हो क्यों रहा है? इसके पीछे का पर्पस क्या है? तो पर्पस समझने के लिए ये वाला देखिए। सबसे पहले जो लोग थे जिन्होंने मूव किया होगा,
नॉर्मल लोग, इंसान जो थे वो मूव किया होगा उन्होंने, वो किस लिए मूव किया होगा? लाइवलीहुड की वजह से। हम अक्सर देखते हैं कि लोग छोटे शहरों से बड़े शहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कंडीशन ऑफ लिविंग होता है वो उनको बेटर करना होता है, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी होता है वो बेटर करना होता है। क्यों? ताकि उनकी जो रोजी रोटी है वो अच्छी हो सके, ताकि जो उनका लाइफ स्टाइल है वो और ज्यादा बेटर हो सके। तो लाइवलीहुड की वजह से मूव करते होंगे। दूसरा, नेचुरल कैलामिटीज भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। हमने देखा है कि कहीं अगर बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है तो वहां से लोग मतलब दूसरे जगह पे मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे फ्लड आ गया है, वहां पे ड्राउट आ गया है। और यही सेम सिचुएशन उस टाइम भी होता था कि कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से वो लोग वहां पे रह ही नहीं पाएंगे। उसके बाद हमने देखा है कि उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, पहले चले जाइए, वहां पे लोग कबीले में रहते थे। तो कबीले के लोग क्या करते थे? अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन होता था, फिर लोग और ज्यादा प्रोड्यूस होते थे, जो पॉपुलेशन होता था वो बढ़ता था, तो उनके रहने के लिए जो जमीनें हैं वो भी बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए वो लोग टेरिटरी को एक्सपैंड करते थे। इसीलिए तब आर्मी जो है वो मार्च करती थी ताकि वो नए जमीन को कैप्चर कर सके। तो हमने देखा नॉर्मल लोग लाइवलीहुड और नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, उसके बाद आर्मीज नए लैंड को कैप्चर करने के लिए, और जो तीसरे तरह के लोग होते थे वो होते थे मर्चेंट। अब अगर मान लीजिए कि हम यहां पर आपका वीट एंड बार्ले होता है, इस रीजन में वीट एंड बार्ले होता है और इस रीजन में राइस होता है, तो ये चाहेंगे ना कि वीट एंड बार्ले को यहां पे ले जाकर के बेच दें और यहां से राइस उठा करके अपने यहां बेच दें, लेके आ जाए। तो इसीलिए जो मर्चेंट होते हैं वो क्या करते हैं? कारवां में ट्रैवल करते हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि इसमें वो वैल्यूएबल गुड्स को रख सके और जहां जाएं वहां पे वो वैल्यूएबल गुड्स को बेच सके और वहां से वैल्यूएबल गुड्स को खरीद करके उसी कारवां में लेकर के वापस आ सके। तो मर्चेंट ट्रैवल करते थे कारवां के साथ या शिप में। रीजन क्या होता था? उनको ट्रेड करना होता था। और साथ में जो रिलीजियस टीचर्स होते थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिलीजियस टीचर भी मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर। जैसे कि ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं बुद्धिज्म की, इसी बुद्धिज्म की वजह से क्या हुआ कि हम देखते हैं कि इंडिया में जो बुद्धिज्म का जन्म हुआ वही बुद्धिज्म जो है वो ऑफ कोर्स कोई मॉन्क होंगे, वही तो दूसरे जगह लेके गए होंगे बुद्धिज्म के आइडिया को, तो वो चाइना में लेके गए, जापान में लेके गए। तो इसीलिए जो बुद्धिज्म का जन्म इंडिया में हुआ वो आज चाइना में भी है, वो आज जापान में भी है। रीजन क्या है? कि ट्रैवल किए होंगे, इन्होंने मूव किया होगा। अब देखिए ये जो मूव किया होगा इन लोगों ने, तो क्यों किया होगा? अब मूव तो ऐसे ही वो करेंगे नहीं, इससे पहले बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, बड़ी बड़ी नदियां आएंगी जिनको क्रॉस करनी होगी। लेकिन इंसान ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पेशेंस वाला होता है और वो हर मुसीबत को पार करने के लिए तैयार होता है। उसी तरीके से वो भी इंसान थे, वो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े जंगलों को, बड़े बड़े जो नदियां हैं उनको क्रॉस करके वो जाते थे। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ा? मूवमेंट की वजह से हुआ क्या? तो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुआ, एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स मिली, ट्रेडिशंस का एक्सचेंज हुआ। अब ये छोटा सा इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि जो आइडिया हुआ, ये आइडिया क्या है? तो हमने देखा है कि जो चाइना से जो पेपर का इन्वेंशन चाइना में हुआ था, तो फिर लोग पेपर के नॉलेज को लेकर के यूरोप गए, यूरोप से फिर इंडिया आए। तो पहले हम सिर्फ पाम लीव्स के ऊपर में लिखते थे, उसके बाद जब हमें पेपर का पता चला तो हम जो है वो पेपर पे लिखने लगे। तो ये क्या हो गया? ये आइडिया पता चला हमें तब तो यूज करने लगे ना। उसी तरीके से फोन का, मोबाइल का इन्वेंशन किसी और ने किया था, लेकिन वो आइडिया हम तक आया तो हमने भी उस आइडिया को यूज करना शुरू कर दिया। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी तो आइडिया ही बता रहा हूं ना। उसी तरीके से टेक्निक्स भी डेवलप हुई कि कोई इंसान हमारे इंडिया से यूएसए गया होगा तो यूएसए के लोगों को पता चला होगा, अच्छा ये लोग आटे की लोई में आलू डाल करके आलू पराठा बना लेते हैं। उसी तरीके से कोई यूएसए के बंदा यहाँ इंडिया में आया होगा तो उससे हम लोगों को पता चला, अच्छा ये दो बन के बीच में टिक्की डाल लेने से ये बर्गर बन जाती है। फिर कोई तिब्बत से आया होगा, वो कहता होगा कि अच्छा मोमोज का नॉलेज हमें मिला। फिर चाइना से किसी ने चाउमीन लेकर के आ गए, वो लोग नूडल्स लेके आ गए। तो ये इस तरह से हमने देखा कि आइडियाज, टेक्निक्स और ट्रेडिशंस का जो है वो एक्सचेंज होता है। ट्रेडिशन कैसे? तो हमें पता है कि अब देखो इंडिया में जैसे हम होली सेलिब्रेट करते हैं, रंगों का फेस्टिवल है, उसी तरीके से अब ये होली जो है वो पूरे वेस्ट में भी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उनको ये ट्रेडिशन बहुत अच्छा लग रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ यार रंगों से खेलना अच्छा होता है। वो लोग भी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग भी फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये उनको क्योंकि ट्रेडिशन अच्छा लगा, हमें भी ट्रेडिशन अच्छा लगता है, इसीलिए हम जो है वो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ भी अच्छा स्पेशल डे होता है हम उसमें केक काटते हैं, क्योंकि केक काटना तो हमारे ट्रेडिशन में है नहीं, लेकिन फिर भी हम काटते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन हमें उनका ट्रेडिशन को
हमें पसंद आया। तो इसी तरीके से ये सब हो पाया ट्रैवल की वजह से। उसके बाद क्या होता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी लोग डेवलप कर लेते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ जो स्टोन कार्विंग थी वो भी डेवलप कर लेते थे कि पहले जो स्टोन पे कार्विंग होती थी वो अलग तरीके से होती थी, दूसरे जगह के लोग अलग तरीके से करते थे। लेकिन जब एक जगह से दूसरे जगह लोग गए तो अपने साथ टेक्निक्स को भी लेके गए, अपने साथ फूड को भी लेके गए। तो इसीलिए म्यूजिक का भी एक्सचेंज हुआ, कुकिंग फूड भी ये एक्सचेंज हुआ। यहां से कोई इंडियन अगर यूएसए जाएगा अपने साथ आलू पराठा लेके जाएगा ना, तो वहां के लोगों को भी तो पता चलेगा ना कि आलू पराठा यहाँ पे इसने रखा है और आलू पराठा जैसा डिश भी होता है। सेम चीज यूएसए से भी कोई आएगा तो अपने साथ बर्गर लेके आएगा मे बी। तो ये यहाँ पे होता है। उसी तरीके से म्यूजिक हमने अक्सर देखा है कि कैसे हमने कोल्ड प्ले के गाने बहुत पसंद है, इसीलिए कोल्ड प्ले भी आके गाना गाता है, क्योंकि हमें उनका जो गाना है, जब कोई इंसान अपने साथ आया होगा तो अपने साथ गाने भी लेके आया होगा। स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमंस की बात करते हैं हम, तो वहां पे हमें पता चला अच्छा इस तरह के भी गाने हैं। उसी तरीके से हमें कोल्ड प्ले के गाने पसंद आने लगे और उन लोगों को अरिजीत सिंह के गाने पसंद आने लगे। और आज का ये सिनेरियो देखिए कि वेस्ट के सिंगर्स जो हैं वो इंडियन सिंगर के साथ कोलैब करके एक अलग से फ्यूजन बना रहे हैं। तो ये सब हो पा रहा है ट्रैवल की वजह से, और इससे रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस भी जो है वो प्रोपेगेट हुए एक जगह से दूसरे जगह। जैसे हमने देखा कि बुद्धिज्म जो है कैसे चाइना और जापान में फैली है। अब हम अगर दूसरे टॉपिक पे जाएं तो हमारे जो देश का नाम है वो क्या है, भारत है। दूसरा नाम क्या है, इंडिया है। तो ये इंडिया और भारत नाम पड़ा कैसे, तो इसके पीछे का जो कारण है वो क्या था, क्योंकि हमारा जो पूरा देश है वो घिरा हुआ है। ऊपर में हमारे नॉर्थ में क्या है, द माइटी, ये जो हिमालय है वो है। तो हिमालय की वजह से कोई चाइना से इंडिया आ नहीं सकता था। ओके, उसके बाद नीचे में ओशन है, इस साइड भी ओशन है, इस साइड भी ओशन है, मतलब ऊपर में हिमालय और नीचे में ओशन। तो फिर लोग आएंगे कैसे, लोग आएंगे कैसे? तो हमने देखा है कि इस पोर्शन में हमारा क्या होता था, पहले अरावली हिल्स होता था, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे हिल्स होते थे, लेकिन हम देखे हैं कि ये धीरे धीरे इरोड हो जाता था, और इसी इरोड होने की वजह से यहाँ पे पासेस बनने आसान हो गए। तो यहाँ पे अगर पासेस बना तो इसी पासेस के थ्रू इस साइड के लोग जो है इंडिया में आ सके। इस साइड के लोग मतलब ईरानियंस जो थे, ग्रीक्स जो थे, वो इंडिया आ सके। अब इन्होंने सोचा कि भैया अब ये अगर इंडिया आकर के वापस गए होंगे तो ये कहते होंगे ना कि कहां गए थे। इनसे लोग पूछते होंगे कि अरे तुम बताओ कहां गए थे, तो ये बोलते होंगे कुछ। तो इन्होंने बोला कि क्या बोले, क्योंकि इस लैंड का नाम क्या है ये किसी को नहीं पता है। हम भी अब यहां रहते थे तो ऐसा थोड़ी पता था कि हमने कुछ डिसाइड किया होगा कि इस लैंड का नाम कुछ रखते नहीं। तो ये सिंधु नदी थी यहां पे, और इस सिंधु नदी को, सिंधु जो है संस्कृत वर्ड है, इस सिंधु को ईरानियंस और ग्रीक जो हैं वो बोल नहीं पाते थे। वो ये कहना चाहते थे कि हम सिंधु नदी के उस पार गए थे। तो ये सिंधु को बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनके ग्रामर में, उनके लैंग्वेज में 100 जैसा लेटर था ही नहीं, तो वो 100 को हॉ बोलते थे। हमने देखा है अक्सर कि जो साउथ अमेरिका के लोग हैं, जैसे वॉकिन फिनिक्स है, वॉकिन फिनिक्स कैसे है, तो जे से शुरू होता है वो वर्ड, लेकिन हम बोलते हैं वॉकिन फिनिक्स। उसी तरीके से हार्वी बोला जाता है, लेकिन हार्वी का स्पेलिंग कैसे होता है, जे से शुरू होता है। तो क्यों, क्योंकि उनके कुछ कुछ जो लेटर्स हैं वो होता ही नहीं है। उसी तरीके से उनके यहां एस होता नहीं था, तो ये इसीलिए सिंधु को ये क्या बोलते थे, ये इंडोस बोलते थे, ये हिंडोस बोलते थे। और इसी तरीके से वो इन्होंने कहना शुरू किया कि हम इस सिंधु के इस पार जो भी लोग रहते हैं इनको इन्होंने इंडोस और हिंदोस बोलना शुरू कर दिया, और इसी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। लेकिन दूसरा क्या है कारण, दूसरा क्या, भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत नाम पड़ा, और यही से आपसे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप ऐसे ही ये आप बता सकते हैं। और ये मैं इसीलिए आपको एक कहानी की तरह बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाएं, ताकि आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि कहानियां जो है हमेशा हमारे दिमाग में याद रह जाती है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, उसके बाद भारत नाम कैसे पड़ा। तो यहां पे स्टार्टिंग में क्या होता था कि यहां पे एक ट्राइब हुआ करती थी, उस ट्राइब का नाम था, एक ग्रुप हुआ करती थी, उस ग्रुप का नाम था भारत। और फिर उस ग्रुप की वजह से का इन्फ्लुएंस पूरे बाकी के एरिया में पड़ता है, जिसकी वजह से हम उस भारत, जो कि पहले एक ट्राइब का नाम था, उससे हम पूरे देश को जाने लगा, जिसको हम भारत आज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, ये तो हमने जान लिया। दूसरा जो हमारा है वो ये है कि मैं जो आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, या आपको जो ये सब चीजें आप जो ये एनसीईआरटी में पढ़ते हैं,
कारण क्या है, मतलब ये कैसे पता चला हमें, मुझे कैसे पता चला अर्ली ह्यूमंस के बारे में, जो एनसीईआरटी है उसे कैसे पता चला कि ये सारी चीजें हुई होंगी, कुछ तो सोर्स होगा ना हमारा। तो इसीलिए हम हिस्टोरिकल नॉलेज के सोर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि 3 सोर्सेज हैं। पहला मैन्यूस्क्रिप्ट, दूसरा इंस्क्रिप्शन और तीसरा आर्कियोलॉजी। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब भी कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो उसको आप सबसे पहले वर्ड ब्रेकडाउन करके देखिए। तो इसका वर्ड ब्रेकडाउन करेंगे आप, तो इससे आएगा मेन्यू और दूसरे से आएगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिखावट, और किससे लिखना है, तो इंसान के द्वारा खुद से लिखना है। तो मतलब जो हाथों के द्वारा लिखी जाती थी, जो बुक्स, ऐसे बुक्स जो हैंड्स के द्वारा लिखी जाती थी, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये उस टाइम पे तो पेज नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे तो ये स्मार्ट बोर्ड तो हुआ नहीं करता था। तो उस टाइम पे वो लोग लिखेंगे कैसे, तो वो लोग लिखते थे थोड़े से कठोर सरफेसेस पे, जो कि जैसे कि पाम लीव्स हो गया, बर्च बार्क हो गया, जो ये जो पेड़ का छाल होता है इस पे लिखते थे, जो पाम लीव्स होता था उस पे लिखते थे। अब अगर ये इस पे लिखते थे तो ये क्या लिखते होंगे, रीजन क्या है, वो लिखते होंगे रिलीजियस बिलीफ्स, जो धर्म वाली चीजें हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसी पाम लीव्स के ऊपर में, जो पेड़ के छाल है उनके ऊपर में लिखे जाते थे, प्रैक्टिसेस लिखे जाते थे। उसके बाद जो किंग होता था उनके जिंदगी के बारे में लिखा जाता था, क्योंकि ये जो पाम लीव्स है और ये जो बर्च बार्क है ये तो सब एक्सेस नहीं कर पाते थे, वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जो पावरफुल होंगे। तो पावरफुल कौन लोग होंगे, जो प्रीस्ट क्लास के होंगे, जो धर्म की बातें लिखते होंगे, और दूसरे राजा, तो उनके बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी जाती थी। क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती थी, एक बात बताओ, हम जो नोटबुक बनाते हैं क्या किस लिए बनाते हैं, हम दोस्त के साथ हमने ये बात किया, ये लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो ना, हमने आज ये स्टोरी पोस्ट किया, लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो। तो हम क्या लिखते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाते हैं, वो नोट्स सब बनाते हैं, चैप्टर का नोट्स बनाते हैं। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उस टाइम पे, मेडिसिन, की ये मेडिसिन से ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाता है, साइंस, उसके बाद एपिक्स, पोएम्स और प्लेज जैसी चीजें हम उस पे लिखते थे। मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा क्या क्या चीज होती थी, सबसे पहले आप बोलोगे रिलीजियस टेक्स्ट और प्रैक्टिसेस, उसके बाद लाइव्स ऑफ किंग्स, ठीक है, उसके बाद क्या लिखते थे, उसके बाद हम लिखते थे मेडिसिन, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मेडिसिन लिखते थे, साइंस लिखते थे, उसके बाद प्लेज, एपिक्स, ये सारी चीजें लिखते थे। और जो हमने भाषा का इस्तेमाल किया, वो भाषा क्या हमने इस्तेमाल किया, हमने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। जो मेजॉरिटी थी वो संस्कृत भाषा में, प्राकृत में और तमिल भाषा में लिखी जाती थी। मतलब 3 भाषा हमने ज्यादा यूज किया। उसके बाद जो एनिशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट था वो मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। रीजन क्या, तो कुछ को कीड़ों ने खा लिया, ठीक है, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, क्योंकि ये लोग जो है वो इजीली मतलब सड़ जाते थे, क्योंकि ये उतना ज़्यादा कठोर सरफेस होता नहीं था। तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से ये और ज़्यादा सड़ने लगते थे, गलने लगते थे, कीड़े मकोड़े खा लेते थे, इसीलिए डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन जो दूसरा कारण था वो ये कि जो आक्रांता आते थे, जैसे कि हमें पता है कि गौरी, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, कासिम, ये सब आए, तो ये सब हमारे मंदिरों को उन्होंने लूटा। हमने देखा है कि नालंदा को जला दिया गया। तो ये सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे वो मंदिरों में ही रहते थे, मॉनेस्ट्रीज में ही रहते थे, इसीलिए उस पर उन्होंने अटैक किया, जला दिया। इसके साथ साथ हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी जल गए। तो अब देखिए, जो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स बच गए वो कहां रखे थे, वो रखे गए थे जिन टेंपल्स पे अटैक नहीं हुआ, जिन टेंपल मॉनेस्ट्रीज के ऊपर में अटैक नहीं हुआ, उन टेंपल्स के अंदर, उन मॉनेस्ट्रीज के अंदर जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो आज तक बचे हुए हैं। अब देखिए, दूसरा इंस्क्रिप्शन के ऊपर में बात करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथों से पाम लीव्स के ऊपर में, चाहे पेड़ के छाल के ऊपर में लिखा जाता होगा, ठीक है, पर वो लोग डिस्ट्रॉय हो गए, हमने देखा है। लेकिन अगर हम उससे भी ज्यादा हार्ड सरफेस के ऊपर में लिखे तो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। तो किस पे लिखे, तो हम लिख देते हैं स्टोन के ऊपर में, क्योंकि स्टोन जो है वो बहुत कठोर है, पत्थर दिल है, वो कभी पिघलता नहीं है। उसी तरीके से स्टोन पे अगर हमने कुछ लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, इसीलिए तो हम बोलते हैं पत्थर की लकीर, ठीक है। तो स्टोन पे लिखते थे, मेटल्स पे लिखते थे, ताकि ये जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय ना हो सके। तो इसीलिए जो इंस्क्रिप्शन है वो कार्व किया जाता था, ठीक है, कहां, हार्ड सरफेसेस पे, जैसे स्टोन और मेटल। अब इस पे क्या लिखा जाए, क्योंकि उस पे कार्व करने में तो बहुत मेहनत लगेगा और बहुत रिसोर्सेज लगेगा, जो कि इजीली हर इंसान के लिए करना जरूरी नहीं है, तो करना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो है उस पे किंग्स अपने ऑर्डर्स लिखते थे।
अपने जो ऑर्डर्स होते थे जिसमें वो जनता के लिए ऑर्डर होते थे ताकि वो जो जनता है उन लॉज को मान सके, पढ़ सके, मान सके, ठीक है। उसके बाद वो इस पे विक्ट्रीज, अपने जो वॉर की विक्ट्रीज होते थे कि हम यहाँ पे अटैक किए थे, हम जीत गए, तो उसके बारे में ताकि अपनी प्रशंसा कर सके, तो ये विक्ट्रीज के बारे में, बैटल्स के बारे में वो इस इंस्क्रिप्शन पे लिखते थे। तो देखिए हमने जो मैन्युस्क्रिप्ट देखा उसमें बहुत तरह की चीजें देखी। हमने देखा कि उसमें रिलीजियस टेक्स्ट भी होते थे, हमने उसमें देखा कि इंपॉर्टेंट चीजें भी, साइंस की चीजें भी होती थी, एपिक्स भी होते थे, प्लेस भी होते थे, हमने उसमें देखा कि किंग्स का जिंदगी भी होता था। लेकिन इंस्क्रिप्शन पे हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ किंग का ऑर्डर होता था, जो भी चीजें लिखी जाती थी वो सब कुछ किंग के द्वारा डायरेक्ट किया जाता होगा ताकि लोग उसको मान सके। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है, 2200 साल पुराना है। ये कांदाहार मतलब जो अफगानिस्तान है वहां पे पाया गया था, और ये जो है वो 2 स्क्रिप्ट में लिखा गया है, सबसे पहले ग्रीक स्क्रिप्ट में और दूसरा अरमाइक में। क्यों लिखा गया होगा इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, पर ये 2 स्क्रिप्ट में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि इससे ये नहीं ना प्रूव कर सकते कि अशोका जो थे वो ये 2 लैंग्वेज बोलते थे, नहीं, वो ये सोचते थे कि यहाँ के लोग ये इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो हम अगर उनकी भाषा में ही हम अपनी बातें बताएंगे तो वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। अगर कोई इंसान अगर यूएसए में जा करके हिंदी में बिलबोर्ड्स लेके खड़ा हो जाएगा, कितने लोग जान जाएंगे कि वो क्या लिखा है बिलबोर्ड पे? बहुत कम लोग जान पाएंगे। उसी तरीके से अगर उनकी भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे जान पाएंगे। तो इसीलिए 2 स्क्रिप्ट है, पहला ऊपर देख सकते हैं, नीचे का स्क्रिप्ट अलग है। अब यहां पे हम देखते हैं तीसरे सोर्स के बारे में जिसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी। अब देखिए एक बात, अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री में, मान लो कि मैंने एक किताब लिखी, उस किताब में कुछ भी रैंडम लिख दिया, झूठी बात लिख दी, और आज से 50,000 साल बाद अगर किसी को वो किताब मिलेगा तो वो मेरी बात को तो मान लेगा, बोलेगा कि हाँ लिखा है, बहुत पुराना है, ठीक ही होगा। उसी तरीके से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे या फिर जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो किसी के थॉट होते थे, वो प्रूफ नहीं होता था। अगर आपको आपके दोस्त कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे 500 रुपए लौटा दूंगा, तो वो बोल रहा है ना, जरूरी थोड़ी है कि वो लौटा ही देगा। उसी तरीके से राजा जो इंस्क्राइब करवाता था या मैन्युस्क्रिप्ट से जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे वो प्रूफ थोड़ी होते थे, वो तो किसी के थॉट थे जो लिखे गए थे। लेकिन जो हिस्टोरियन होते थे उनको तो हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है ना, तो वो क्या करते थे कि वो देखते थे कि अच्छा इस इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका के द्वारा लिखा गया है और उस अशोका के टाइम पे जो दूसरे राजा थे उन्होंने भी कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है और दोनों इंस्क्रिप्शन में एक ही चीजें लिखी हुई है, मतलब ये दोनों चीजें सही है। एक मैन्युस्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है, दूसरे लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट मिला है जो कि उसी एज का दिख रहा है और उस पे भी वही चीजें लिखी हुई है, तो मतलब दोनों चीजें सही है। मतलब अगर आपको बोला जा रहा है कि आपका दोस्त है सुमित और वो आपके पैसे लौटा देगा, तो आप बोलोगे कि यार जरूरी थोड़ी है कि वो लौटा देगा। लेकिन अगर दूसरा दोस्त भी आपको बोले कि नहीं नहीं सुमित अच्छा लड़का, वो तुम्हारे पैसे लौटा देगा, तो फिर आप उस बात को मान जाओगे क्योंकि 2 लोगों ने बोला है। उसी तरीके से 2 लोकेशन पे भी सेम होता था, 2 चीजों के साथ भी सेम होता था। लेकिन जो आर्कियोलॉजी होती थी वो डिफरेंट चीजें हैं। क्या डिफरेंट है? तो यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो जमीन के अंदर सरफेस को डिग करते थे और उसके अंदर के जो मटेरियल होती थी वो लोग देखते थे। अब देखिए, जो अगर मान लीजिए कि अगर सरफेस को हमने डिग किया और वहां पे हमें पता चला कि आज से मतलब 5000 साल पहले यहाँ पे सिविलाइजेशन रहती थी और उस सिविलाइजेशन को हमने कैसे खोजने की कोशिश की, तो हम उसके अंदर जमीन के अंदर खोदते गए, ठीक है, और हमें मिला कि यहाँ पे जो लोग थे वो पेंटिंग, फलाने तरह की पेंटिंग यूज करते थे, फलाने तरह की ब्रिक को यूज करते थे, उनका वेपन ऐसा होता था, स्टोन का यूज करते थे, पॉट्स का, ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे, क्योंकि वो जमीन के अंदर है। जैसे कि अगर कोई बोलेगा कि सुमित ये काम कर देगा तो हम उसकी बात मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते क्योंकि हम जानते तो है नहीं सुमित को। लेकिन अगर मैं सुमित के साथ 10 सालों से 15 सालों से रहता आ रहा हूं, मैं उसके नेचर को जानता हूं, मैं उसको समझता हूं कि वो कैसा दोस्त है, क्या कैसा फ्रेंड है, तो मुझे किसी और के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैंने उसके साथ लाइफ जिया हुआ है। उसी तरीके से जब हमारे पास सामने में प्रूफ हमें मिलता है कि ये इस तरह का पॉट यूज करते थे, इस तरीके की ऑर्नामेंट यूज करते थे, इनका जो वेपन होता है वो ये होता है, उनको सामने में दिखता था,
उनको खुदाई में पता चलता था। और इसी आर्कियोलॉजी का यूज जो है वो एक्चुअली में जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो हिस्ट्री को डिकोड करने के लिए करते हैं, वो हिस्ट्री को प्रूफ करने के लिए करते हैं। और इसीलिए जब भी हमने देखा है कि कोई भी जो रिलीजियस साइट्स होती थी हमारे देश में, उस रिलीजियस साइट का जो एक्चुअल ट्रुथ है वो जानने के लिए हमारे देश के जो जजेस हैं, जो जस्टिस सिस्टम है, वो क्या करती है, वो आर्कियोलॉजी करवाती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही प्रूफ किया जा सकता है कि वो एक्चुअली में ट्रुथ है या नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्रूफ यही है। और इससे हमें क्या मिलता था, इससे हमें मिलता था ड्यूरेबल मटेरियल, मतलब जो स्टोन, बोन, मेटल, बेक्ड क्ले, ये सारी चीजें मिलती थी जिससे हम पता लगा पाते थे कि उस टाइम के लोग किस तरह की जिंदगी जीते थे। मतलब उनके बर्तन क्या होते थे, उनके जो क्वाइन होते थे वो क्या होते थे, है ना। और इससे हमें क्या पता चलता था, पीरियड के बारे में पता चलता था कि किस पीरियड के लोग हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स कार्बन डेटिंग करके। अब एक और चीज पता लगाते थे, जो हम एनिमल के बोन को देखते थे या फिर सीड्स को देखते थे, तो हमें सीड से पता चल पाता था। मैंने आपको बताया कि जो सुलेमान और किरथार रेंजेस के लोग थे वो व्हीट और बार्ले उगाते थे, है ना। और जो ये विंध्यास और गारो हिल्स के लोग होते थे वो राइस उगाते थे। पर हमें पता कैसे चला कि यहाँ के लोग व्हीट और बार्ले उगाते हैं, यहाँ के लोग राइस उगाते हैं? वो हमें पता चला वहां के जब सीड्स को हमने देखा और सीड्स को हमने जाना, सीड्स का कार्बन डेटिंग किया, तब हमें पता चला कि ये राइस का है या व्हीट का है या बार्ले का है। और इससे हमें पता चला कि वहां के लोग, तब के लोग खाते क्या थे। उसके बाद जो एनिमल्स के बोन्स होते थे ना, या बोन्स जो मिलते थे ना, उस बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है उसको चेक किया जाता था ये देखने के लिए कि यहाँ के लोग जो थे वो क्या करते थे, वो वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे। तो उससे हम ये भी पता लगा पाते थे ये लोग जानवरों को मार के खाते थे या फिर प्लांट्स के ऊपर में उनका जिंदगी ये रहता था। अब एग्जांपल के लिए ये आप जो पोट्री बोल देख सकते हैं घड़ा, ये 5000 साल पुराना है। उसका जो सिल्वर कॉइन आप देख रहे हैं वो 2500 साल पुराना है। कैसे ये सारी चीजें देखते हैं ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो इससे डिले हो जाएगा, तो इसीलिए आप ये पढ़िए और आगे बढ़िए। बहुत सारी चीजें होती है जो मैं लॉजिकल प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिस्ट तो बनना नहीं है, हमें तो एक प्रिपरेशन करना है एग्जाम का जिससे हमारे क्वेश्चंस बन सके। अब देखिए कहानी ये है कि वन पास्ट और मेनी, आपने इस बुक के जो टाइटल है, आपने 6th क्लास के बुक के टाइटल को पढ़ा होगा, आवर पास्ट। मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा आवर पास्ट, आवर पास्ट मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये एक अतीत नहीं है, बहुत सारे। मतलब क्या कह रहे हो सर? मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये है कि यहाँ पे जो किंग होता था, हमें जनरली जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में पता चलता था वो क्या पता चलता था कि किंग ये कहता है, हमें पता चलता था कि रिलीजियस टेक्स्ट ये कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब वहां पे मर्चेंट की भी तो लाइफ होती होगी, वहां पे जो फिशरमैन होते थे उनकी भी तो लाइफ होती होगी, वहां पे जो क्राफ्ट्समैन होते थे उनकी भी तो लाइफ होती होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो नहीं रह रहे हैं, कॉमन लोग भी रह रहे हैं। टीचर्स की भी लाइफ होती है, स्टूडेंट की भी लाइफ होती है, ट्रेडर की भी लाइफ होती है। उसी तरीके से उस टाइम पे भी लोग होते होंगे, जो कि सिर्फ राजा ही तो, हर व्यक्ति राजा तो नहीं होता होगा। वहां पे कुछ लोग किसान भी होते होंगे, कुछ लोग व्यापारी भी होते होंगे, अलग अलग व्यवसाय में भी लोग होते होंगे। लेकिन हमें पता किस चीज के बारे में चल रहा है? सिर्फ किंग्स के बारे में पता चल रहा है। तो इसीलिए जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। मतलब किंग का लाइफ अलग होता होगा, फार्मर का लाइफ अलग होता होगा, मर्चेंट का लाइफ अलग होता होगा। उसके बाद जो कस्टम है, हो सकता है कि जो इंडिया का जो हमने 5000 साल पहले, हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, इंडस नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन थी उसका कल्चर कुछ और हो, और जो हमें अमेरिका में 5000 साल पहले का कोई अगर प्रूफ मिलेगा तो उसका कल्चर कुछ और हो। क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रेडिशन भी चेंज होता है, कस्टम भी चेंज होता है। इसी तरीके से यहां भी सेम है कि जो प्रैक्टिस होता था, जो कस्टम होता था, वो डिफर करता था। कैसे डिफर करता था? तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। मतलब ये है कि हम ये देख सकते हैं कि जो अंडमान आइलैंड है वहां पे उस टाइम के लोग फिशरमैन होते थे, मछलियां खाते थे, और वही जो इंडस वैली के जो सिविलाइजेशन में जो लोग होते थे वो दूसरे तरीके से अपना जिंदगी जीते थे, वो सप्लाइड फूड्स के अकॉर्डिंग चलते थे। उसी तरीके से अब देखते हैं कि ये जो हमें मतलब ऑर्डिनरी लाइव्स को समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम किंग का लाइफ तो हमें पता चल गया, अशोका की जिंदगी के बारे में पता चल गया, अकबर की जिंदगी के बारे में पता चल गया, लेकिन
अकबर के टाइम पे, अशोका के टाइम पे जो नॉर्मल लोग होते थे उनके बारे में नहीं पता चल पाया। क्यों नहीं पता चला है? क्योंकि जो रूलर्स होते थे वो अपना रिकॉर्ड रखते थे इंस्क्रिप्शन के जरिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स के जरिए, लेकिन ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट नहीं करते थे, उस टाइम पे व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाते थे, इसीलिए हमें पता नहीं है। और सेम चीज जो है वो ये भी है कि जो इसकी वजह से प्रूफ ना मिलने की वजह से जो लैक हुआ है ना, और इसी की वजह से हमें ऑर्डिनरी लाइफ्स के बारे में पता नहीं चल पाए। लेकिन इस गैप को किसने फुलफिल किया है? इस गैप को फुलफिल किया आर्कियोलॉजी ने, कि जब उन्होंने खुदाई की होगी तब उन्हें पता चला होगा कि जो नॉर्मल लोग होते थे वो इस तरह की ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वो ग्रेट बाथ जैसे जगह पे नहाते थे, वो इस तरह के सील का इस्तेमाल करते थे, वो इस तरह के की भोजन का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजी की वजह से। तो अगर हमें ऑर्डिनरी लाइफ्स के बारे में कोई ज्यादा अच्छे से जानकारी दे पाता है तो वो कौन दे पाता है? वो हमारा आर्कियोलॉजी है। अब यहां पे छोटा सा एक आइडिया है, बस इसको देखेंगे, उसके बाद आपका पूरा सेशन कंप्लीट। यहां पे आपने देखा होगा ये बीसी क्या होता है, वो बीसी नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये एडी क्या होता है, वो सी क्या होता है, वो बीसी क्या होता है। अब देखिए जो बीसी होता है उस टाइम पे क्या होता था कि जो एडी का इस्तेमाल किया जाता था, इसको बोला जाता है एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता था इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक हमने टाइमलाइन सोचा, यहाँ पे एक जो जीसस क्राइस्ट होते थे क्रिश्चियनिटी में, जो सबसे उनको गॉड की उपाधि दी गई है, तो जो जीसस क्राइस्ट होते थे जब इनका जन्म हुआ शायद, तो उस जन्म के बाद से उन्होंने डेट को काउंट करना शुरू किया। तो इस इनके जन्म के बाद से जो भी डेट काउंट होने लगा उसको हम लोग एडी बोलने लगे, और इनके जन्म से पहले की जो भी डेट्स होती थी उनको हमने किस चीज में यूज करना शुरू कर दिया? उसको हमने यूज किया बीसी में। मतलब एनो डोमिनी मतलब कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब यहां से लॉर्ड है। उसके बाद लॉर्ड से पहले क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट, की क्राइस्ट के पहले की जो टाइमलाइन है वो। अब उसके बाद देखिए जो दूसरी तरीके की चीजें हैं जिसको हमने एडी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? सीई। हमने इसको कॉमन एरा बोला, हम एडी नहीं बोलेंगे, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ रिलीजन, पार्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग है, तो हमने इसको कॉमन एरा बोलना शुरू कर दिया। और उससे पहले की जो लाइफ होती थी, उससे पहले के जो डेट्स होते थे, इसको हमने बीसी बोलना शुरू कर दिया। सी मतलब कॉमन एरा, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। और इसका यूज जो है बाकी के दुनिया जो है वो लोग करने लगे, पर हम लोग जो हैं वो इसको 200 सालों से भी अधिक यूज करते आ रहे हैं, और कई बार बीपी भी यूज किया जाता है बिफोर प्रेजेंट की तरह। तो ये था आई गेस आपका पूरा सेशन जिसमें हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया। और इस चीज को अगर हमने डिस्कस किया तो उसके बाद अब देखिए कि अगले सेशन में हम जो है वो क्लास 6 के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा टॉपिक था इसको तो हमें समझ लिया, बहुत मजा आया। अब अगर हमें ऐसे ही अगर दूसरी, ये तो पीपीटी है, आपने बोला था सर कि नोट्स भी देंगे, क्योंकि नोट्स के अब हमें इस पीपीटी से नोट्स बनाने होंगे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई, आपके लिए नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। और वो नोट्स जो हैं वो ऐसे हैं, ये देखिए पूरा नोट, ये मैंने पूरा यहाँ पे मैपिंग किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस नोट को अगर आपको चाहिए, पूरा नोट है, तो आप या तो स्टडी IQ के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ASKPRASHANT03, इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को एक बार लाइक दे दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि देखो भाई हिस्ट्री की शुरुआत हमने कर दी है, आप भी आ जाओ। और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक भी देना कि कैसा था, इस सेशन को हम और शॉर्ट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या इसको और शॉर्ट रखना चाहिए या ठीक है। आप अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पे आप बता सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।